मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 7 का जिसका नाम पापा खो गए हैं इसका अध्ययन करेंगे। इसमें जो पात्र हैं वो है बिजली का खंभा, नाचने वाली लड़की, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा और आदमी। पाठ को पढ़ते हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने के लिए भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। खंभा जमाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई है। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में नहीं आती। खंभा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंभा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़, राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े हो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभों का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता। स्टूडेंट, हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा है, इस पैराग्राफ से अपने जो प्रश्न बन रहे हैं वो है कि बिजली के खंभे ने बरसात की रातों में होने वाली क्या क्या कठिनाइयाँ बताई। तो बिजली के खंभे ने बरसात की रात में जो होने वाली जो कठिनाइयाँ बताई वो ये है कि बरसात की रातों में पूरी रात जो उसे भीगना पड़ता है और जो बरसात की बौछारें होती हैं उसकी मार खानी पड़ती है, और तेज़ जो हवाओं में बल्ब को एक टांग पर खड़े होकर पकड़े रहना अच्छा नहीं लगता है। तो बिजली के खंभे ने क्या बताया कि बरसात की रातों में एक तो वह पूरी रात भीगते रहते हैं, बरसात के मौसम की उसे मार खानी पड़ती है, और जो बरसात के दिनों में जो तेज़ हवाएं चलती है उनका सामना करना पड़ता है। दूसरा अपना प्रश्न बन रहा है कि बरसात की रातों से क्या आशय है। यहाँ पर आया है कि बरसात की रातों से क्या आशय है। बरसात की रातों से आशय है कि मुसीबत के दिनों से, कि जब बरसात होती है तो जो पेड़ जो खंभे होते हैं उनको मुसीबत झेलनी पड़ती है। तो बरसात की रातों से आशय है कि मुसीबत में पड़ना। फिर अपना तीसरा प्रश्न बन रहा है यहाँ से कि बिजली का खंभा क्या सोचता है। बिजली का खंभा ये सोचता है कि मैं बल्ब को फेंक कर कहीं दूर भाग जाऊं। यहाँ पर आया है देखो कि तेज़ हवाओं में बल्ब को पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा है ना कि बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक कहीं दूर भाग जाऊं। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। आगे पढ़ते हैं। मुझ पर भी एक रात आसमान में गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग अंग थर कांपने लगते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बन रहा है अपना कि उसका जो पेड़ है उसका दिल धक धक क्यों करने लगता है। क्योंकि जब एक रात में क्या हुआ था कि आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर जब पेड़ पर पड़ी थी तो उसका जो दिल है वो धक धक करने लग गया था। क्योंकि जहाँ पर बिजली गिरी थी वहाँ इतना जो गड्ढा था
वो भी था, गहरा पड़ गया था। तो उस रात की याद आते ही पेड़ के अंग है वो थरथर कांपने लग जाते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग, उस पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर 6 चुगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़ अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी मुझे तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ। मैं यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था। वहाँ के सब ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़कें भी नहीं थी। यहाँ सिनेमा का बड़ा पोस्टर और उससे नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वही कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। अब हमने ये जो पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें से प्रश्न बन रहा है कि जो पेड़ था, पेड़ को सर्दी, गर्मी, वर्षा में तकलीफ क्यों नहीं होती थी। तो पेड़ अपने, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती थी। प्रश्न अपना बना कि पेड़ को सर्दी, गर्मी, वर्षा में तकलीफ क्यों नहीं होती थी। तो पत्तों के कोट पहनने के कारण पेड़ को सर्दी, गर्मी, वर्षा की तकलीफ नहीं होती थी। फिर यहाँ से दूसरा प्रश्न बन रहा है अपना कि पेड़ को अकेलापन महसूस क्यों होता था। यह देखो प्रश्न आया ना यहाँ से कि पेड़ को अकेलापन महसूस क्यों होता था। तो पेड़ को अकेलापन इसलिए महसूस होता था कि जिस समय पेड़ उगा था उस समय उसके आसपास न घर थे, न सड़कें थी, और न सिनेमा का बड़ा पोस्टर था, और ना नाचने वाली महिला थी। इसीलिए जो पेड़ था उसको अकेलापन महसूस होता था। इसको यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ अलग थी, वहाँ के सब ऊंचे घर नहीं थे, तब सड़कें भी नहीं थी, सिनेमा का बड़ा पोस्टर और उस पे नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। फिर जब जो पेड़ है उसको अकेलापन महसूस होता था। फिर यहाँ पर आया है कि अपना स्वभाव भी जरा ऐसा ही है। तो अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो पेड़ था वो भी क्या था, स्वाभिमानी व्यक्ति था। तो यदि उसे जो खंबा है वो नहीं बोलता था तो वह भी अपने जो स्वाभिमान के कारण उससे खंबे से बात नहीं करता था। आगे पढ़ते हैं। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आ पड़ा, पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। आज भी बहुत है। अब यहाँ से अपना प्रश्न बन रहा है कि खंबा और पेड़ में दोस्ती कैसे हो गई। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन बहुत तेज़ आंधी तूफान आया। तब वो जो खंबा था वो तो उस आंधी तूफान को झेल नहीं सका और वो जाके
पेड़ पे गिर गया। तो इसमें ये सभी प्रश्न बन सकता है कि जो खंबा था उसका जो गरूर है, जो घमंड है, वो कैसे झड़ गया। क्योंकि इसका उत्तर होगा कि एक दिन बहुत तेज़ आंधी तूफान आए थे, तो उस तूफान को जो खंबा था वो झेल नहीं सका और वह पेड़ के ऊपर जाके गिर गया। तब पेड़ ने उसकी मदद की और उसको झेल लिया। हालांकि जो पेड़ था वो खुद जख्मी हो गया था, लेकिन उसके बाद में जो खंबा था उसका घमंड चूर चूर हो गया था। आगे बढ़ते हैं। दोनों चुप, हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। इसको अंडरलाइन करेंगे आप, यहाँ से लेके दोस्ती हो गई तक, कि पेड़ और खंबे में कैसे दोस्ती हो गई, ये पूरा यहाँ से अंडरलाइन करेंगे आप लोग। आगे, कोआ पेड़ के पीछे से झांककर, काऊ कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करे, कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर ठीक है। क्या कहता है श्रीमान? श्रीयुक्त गोविंद राव जी की ओम आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास में गायब रहकर बंटे खेलते रहते हैं, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये सब फोकट के समझे आखिर क्यों? 6 मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब भी मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है? स्टूडेंट, हमने ये जो पैराग्राफ पढ़ा है इसमें से प्रश्न बन रहा है कि जो कर्कश आवाज़ किसकी थी? तो कर्कश आवाज़ थी कौवे की थी। और लेटर बॉक्स किसकी चिट्ठी लेटर बॉक्स किसकी चिट्ठी को पढ़ रहा है? तो वो परीक्षित के बारे में पढ़ रहा है, जो पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। ये श्रीमान श्रीयुक्त गोविंद राव जी, ओम आपका लड़का पढ़ाई में कमज़ोर है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। और वो क्या शिकायत करते हैं कि बच्चे क्लास से गायब रहकर क्या करते हैं? तो बच्चे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। फिर अपना प्रश्न बन रहा है कि किसको फीस के पैसे हैं वो फोकट के लगते हैं? तो बच्चे हैं वो क्लास से गायब रहते हैं और बंटे खेलते हैं, इसीलिए उनको फीस के जो पैसे हैं वो फोकट के लगते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि ये फीस है वो कहाँ से आती है, पापा किस तरह से ऑफिस में काम करके पैसे लाते हैं, और बच्चों को ये फोकट के लगते हैं, इसलिए वो बंटे खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। तो स्टूडेंट, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। अगर आपकी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।